अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर बन गए। पूरे पाकिस्तान से 6 कानून साज ऐवानों के मेंबरान ने वोट डाले। इलेक्ट्रल कॉलेज 692 मेंबरान का था। ये फॉर्मूले के बाद 4 सूबाई असम्बली, सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल है और 692 में से आरिफ अलवी ने 353, मौलाना फजल रहमान ने 184 और एतजाज एहसन ने 123 जी नाजरीन वोट लिए। यानी कोई बड़ा अपसेट जो हम तवक्को कर रहे थे वो नहीं हुआ और हम तवक्को कर रहे थे एक्चुअली कि होगा नहीं, मगर अपोजिशन तवक्को करी थी कि होगा। हर जमात ने तकरीबन अपने उम्मीदवार को ही वोट डाला, हालांकि खुफिया राय शुमारी थी। सिर्फ ये बात हैरानकुन है कि पंजाब असेंबली में 18 वोट मुस्तरद हो गए, जिससे मौलाना फजल रहमान के 2 वोट कम हुए। अगर अपोजिशन का एक ही उम्मीदवार होता तब भी कुल अपोजिशन बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आरिफ अलवी से तकरीबन 44 वोट कम ही लेती। आज के अहम दिन पर देखते हैं ये रिपोर्ट। आरिफ अलवी 69 साल की उम्र में पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हुए। आरिफ अलवी पेशे के एतबार से डेंटिस्ट हैं। आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर रियासत का सरबराह होता है और मुल्क के इत्तेहाद का नुमाइंदा। 2010 में होने वाली 18वीं आइनी तरमीम के बाद सदर के इख्तियारात में कमी हुई और वो अब असम्बलियों को तहलील नहीं कर सकता। आज कौमी असम्बली और सेनेट में आरिफ अलवी को कुल 212 वोट मिले। फजल रहमान को 131 और एतजाज एहसन को 81 वोट मिले। बलूचिस्तान असम्बली में 60 मेंबरान ने वोट डाला। 45 आरिफ अलवी को मिले, 15 मौलाना फजल रहमान को, जबकि एतजाज एहसन यहाँ से कोई वोट ना ले सके। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 111 मेंबरान ने वोट डाला, 2 मुस्तरद हुए। फार्मूला के तहत यहाँ आरिफ अलवी को 41, फजल रहमान को 13, जबकि एतजाज एहसन को 2 वोट मिले। पंजाब असम्बली में 351 वोट डाले गए, जिनमें से 18 मुस्तरद हुए। फार्मूले के बाद आरिफ अलवी के 32, फजल रहमान के 24, जबकि एतजाज एहसन को 1 वोट मिला। सिंध असम्बली में 164 मेंबरान में से 158 ने वोट डाला, 1 वोट मुस्तरद हुआ। फार्मूले के बाद आरिफ अलवी को 21, एतजाज एहसन को 38 वोट मिले और मौलाना फजल रहमान को कोई वोट नहीं मिला। इस तरह आरिफ अलवी को कुल 353, मौलाना फजल रहमान को 184 और एतजाज एहसन को कुल 123 वोट मिले। इस पूरे अमल में अपोजिशन इंतशार का शिकार रही। कौन किसके हक में दस्तबरदार होगा, कशमकश रही। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की 2 मुलाकातें भी नतीजा खेज साबित न हो सकी, जिनमें से एक गुज़िश्ता रात और एक 27 अगस्त को हुई थी। गुज़िश्ता रात भी पीपल्स पार्टी का एक वफ्द शहबाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान का नाम वापस लेने को आमादा करने के लिए गया, लेकिन वो मुलाकात कारआमद साबित ना हुई। अब अपोजिशन को तकसीम करने का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ारूक हबीब साहब, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं और आज के इलेक्शन के अंदर, सदारती इलेक्शन के अंदर वो पोलिंग एजेंट भी थे और कुछ ही देर के अंदर हमें नफीसा शाह साहिबा ज्वाइन कर लेंगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगी। सबसे पहले मियाँ साहब, पहले ये बताइए कि पंजाब से आपका ताल्लुक़ है और पंजाब से ही 18 वोट जो हैं वो मुस्तरद हो जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि उसके अंदर से जो 16 वोट थे वो आपके थे, लिहाजा मौलाना फजल रहमान को कम से कम 2 वोटों का नुकसान होता है पंजाब असम्बली से। हाँ, इस पे बात करने से पहले मैं ये ज़रूर मुबारकबाद दूंगा दोनों शख्सियात को, एक तो आरिफ अलवी साहब को और एक एतजाज एहसन को। किस चीज़ पे? दोनों को मुबारक इसलिए कि ताकतवर लोगों ने जो रोल दोनों को दिया बड़े अहसन तरीके से इन्होंने निभाया और ये सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ जब नवाज शरीफ को सज़ा के बाद बलूचिस्तान असम्बली, उसके बाद सेनेट के इंतखाबात, फिर जनरल इंतखाबात और उसके बाद आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन। आप देख लें, मैं एतजाज एहसन साहब की इसलिए ये बात करूँगा और उनको मुबारकबाद दूँगा कि सबके इल्म में था, जिस तरह अभी आप फिगर बता रही थी कि अगर दोनों अपोजिशन इकट्ठी होती तब भी इतना मार्जिन था, मगर मैं ये कहूँगा कि अगर दोनों अपोजिशन इकट्ठी हो जाती, बल्कि अपोजिशन तो एक ही थी, एक का तो रोल था एक, मगर अगर इकट्ठे हो जाते तो फिर यकीनन कुछ इत्तेहादी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो हमारी तरफ
आ जाते या हम उनको कायल कर सकते थे, जिनसे गुफ्तगू मुख्तलिफ औकात में होती भी रही है। अब आ जाए, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात आज भी आज़ादाना तौर पर नहीं हुए। किस तरह कि जब आप ये देखें कि एक अपोजिशन बेनिफिशली बेशक हो वो इस सिस्टम में, या साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा हो इससे सदारती इलेक्शन के साथ साथ, लोग उसको मजबूरियां कहते हैं। मैं तो कहता हूं कि मजबूरी कम और बेनिफिशली ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत जो थी वो ये चाहती थी, जिन्होंने इस निज़ाम के लिए जद्दोजहद की, जिसने इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए कुर्बानियाँ दी, वो चाहती थी कि हम अपोजिशन का रोल अदा करें। मगर जरदारी साहब के जो मसाइल थे, जरदारी साहब का जो मसला था वो आड़े आता था, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में भी वही काम किया, स्पीकर के इलेक्शन में भी, और आज भी वही रोल अदा। चलें, जब वो आएंगे तो उनसे ये जवाब ज़रूर लेंगे, चूँकि ये काफ़ी एक संगीन इल्ज़ामात आपने उन पे लगाए हैं। फ़ारूक हबीब साहब, आप चूँकि पोलिंग एजेंट थे, इनका ये कह देना कि देखिए 44 का डिफरेंस ना होता अगर अपोजिशन इकट्ठी भी हो जाती, आप क्या समझते हैं कि क्या अगर अपोजिशन इकट्ठी होती तो आज का जो एक रिजल्ट है वो इस तरह ना होता? बहुत आप लोगों को टफ टाइम फेस करना पड़ता। देखिए जी, सबसे पहले मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपको भी मुबारक हो कि आपकी पार्टी का सदर बने। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हुए हैं, और सदर मुंतखब होते साथ उन्होंने कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान का, पूरी कौम का सदर हूँ। और यकीनन जो है वो जमहूरी अमल भी आगे बढ़ा है, ये जमहूरियत का तसलसल है। और वो लोग ये जो कहा करते थे कि जमहूरियत को ख़तरा है, और आज आप देखें कि पार्लिमान भी है और आज सदर भी हैं जो कि वफाक की इकाई हैं, और इसको कह देना किसी रोल के हवाले से जोड़ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बात इसको काबिल कबूल इस वजह से नहीं है कि तमाम जमातों को अपना कैंडिडेट जो है वो सामने लाने का इख्तियार मौजूद है। और जो अपोजिशन की नाकामी है कि अपोजिशन जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, अपोजिशन आपस में एक दूसरे की अपोजिशन कर रही है, और इनके जो मफादात हैं वो मुश्तरका नहीं है, इनके अंदर यकसुई नहीं है, शुरू दिन से जो है वो इतमाद का फुकदान है। और क़यादत जो क़यादत है, क़यादत की सतह के ऊपर जो माजी की तलखियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। और अब बड़ी वाज़ेह बात है कि आज अगर इस सिस्टम में मैं समझता हूँ कि सदारती निज़ाम जो सिस्टम है वो मुकम्मल हुआ है, तो जो वोट मुस्तरद हुए जिसका आपने हवाला दिया, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, काफ़ी समझदार हैं, उनके इल्म में है कि वोट किस तरीके से डालना है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो है वो वोट डालने के अंदर गलती करना, ये ख़ास तौर के ऊपर पंजाब में ये काफ़ी सवालिया लीडर कहते रहे हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक के सिक्के के दो रुख हैं। तो अब आप बताएं कि अब तो शायद आपकी एक रिजर्वेशन खत्म हो गई हो, जो आपकी एक ऑब्जर्वेशन थी। देखें, बात ये है कि आपके इल्म में है कि पीपल्स पार्टी को आज ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि उनकी मजबूरियां हैं या उनके मामलात हैं। पीपल्स पार्टी जब पार्लियामेंट के अंदर जब मियाँ साहब को ज़रूरत थी तो उनके साथ खड़ी थी। उस वक्त जो है उनको किस मजबूरी के तहत खड़ी थी, या उस वक्त वो किसका रोल प्ले कर रहे थे? उस वक्त आया कोई इनके लिए किरदार अदा कर रहा था? ये भी एक सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि किसी को किसी किरदार के हवाले से जोड़ना, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है और जमहूरी अमल है। और मौलाना फजल रहमान साहब को उम्मीदवार इन लोगों ने बनाया जो कि कहते थे कि हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, ये पार्लियामेंट जो है वो जाली है, हम हलफ नहीं उठाएंगे, हम 14 अगस्त को जिदोजहद आज़ादी के तौर पर अच्छा, अब ये आपने जो सवाल उठाया ना, ये बात ये है कि जब आपने कहा कि जी यहाँ पे जो ये इलेक्शन है वो शायद सही नहीं है, रिगिंग के अभी तक जो एक साए हैं इसके ऊपर मंडला रहे हैं, उन रिगिंग के इल्ज़ामात का होगा क्या? आप क्या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर या सेनेट की कमेटी के अंदर ही डिस्कस करेंगे? चूंकि अब तो ऐसा लगता है, ये बात तो ठीक कर रहे हैं, जिस तरह के आपके अंदर तकसीम हुई है, आप उसको एड्रेस भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखें मुनीज़, पहली बात तो ये है कि ये इंतहाबी इत्तेहाद नहीं था अपोजिशन का, ये तो 1 पॉइंट एजेंडे पे तमाम अपोजिशन इकट्ठी हुई। मगर वो 1 पॉइंट तो रिगिंग पे था ना। यस, बिल्कुल। अब आ जाएं कि ये जो इसके बाद इंतखाबात का मरहला आया, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद उस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि अपोजिशन को 1 स्टेप से दूसरा स्टेप लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो अलग बात है कि हम आज कहते हैं
कि उनकी मजबूरियां हैं, वो बेनिफिशली हैं। मगर एक मैं चीज़ आपके नॉलेज में ज़रूर दोबारा से लाना चाहता हूँ कि सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त इन्होंने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। बिल्कुल दिया था। और पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट ले लिया। हम कहते थे कि उस वक्त भी रजा रबानी जो हैं, अगर आप उनको चेयरमैन सेनेट के लिए ले आए, उन्होंने आपकी बात ना मानी तो उस वक्त ना, तो उन्होंने उस वक्त भी कोई मजबूरी थी ना कि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन सेनेट तो कबूल कर लिया मगर चेयरमैन सेनेट कबूल ना किया। दूसरी बात मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो आज ये कहा जाता है कि आज तो बिल्कुल जी अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई, भाई अपोजिशन तो उस वक्त भी इकट्ठी नहीं थी। आपके हम ख्याल जो थे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ से इनको हदायत मिलती हैं वहीं से आजकल उनको भी हदायत दी जाती हैं, इसीलिए उनको हदायत दी जाती है कि डराया धमकाया जाता है। ये आप कह लें कि कुछ को डरा लेते हैं, कुछ को हदायत दे लेते हैं, मामला तो चल ही रहा है। अच्छा, मगर बहरहाल हम इसके ऊपर भी मजीद और बात करेंगे। और नाजरीन, जो सदर होता है वो पाकिस्तान का फेडरेटिंग यूनिट का एक जिसे कह दें कि एक फिगर हेड होता है। तो आरिफ अलवी साहब की स्पीच को हमारी जो अपोजिशन जमातें भी हैं और जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कैसे देखती है, आरिफ अलवी साहब किस किस्म के सदर होंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे वक्फे के बाद। यूसुफ साहब, इधर जावेद लतीफ़ साहब भी यही कह रहे थे कि एतजाज़ एहसन साहब को जो रोल सौंपा गया था उन्होंने बड़े एहसन तरीके से निभाया। मुझे बताइए कि ये जो एक इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार ये कह रही है कि आप लोगों के ऊपर दबाव है, इसका जवाब आप क्या देंगे? नहीं, ये हमारे ऊपर तो ये इस किस्म के इल्ज़ाम तो तब भी लगते थे जब ये लोग इक़्तिदार में थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन इक़्तिदार में होती थी और हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगते थे कि फ्रेंडली अपोजिशन है। हम जब भी कोई बात करते हैं या काम करते हैं तो उसमें यकीनन ये ज़रूर रखते हैं कि हमारा जो भी एक्शन हो वो जमहूरियत के इंटरेस्ट में हो, जमहूरियत के लिए हो। और जो मेरे भाई जावेद लतीफ़ साहब ने मुबारकबाद दी है, मैं उसमें ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इतना कहूँगा कि थोड़ी सी दुरुस्ती कर लें। ये मुबारकबाद हम दोनों को मिलनी चाहिए, एक पीपल्स पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए। क्योंकि जब एक चीज़ होती है, मैं आपसे सवाल करूँगा, भाई ठीक है कैंडिडेट तो हमने अपनी पार्टी में ही डिस्कस किया था, लेकिन वो इत्तेफाक से अगर उसका नाम लीक आउट हो गया तो उसका मकसद ये तो नहीं था कि भाई उसको वो कर दें। तो अगर इनको भी क्या मतलब वो कर दें, इनको अगर उनका नाम लीक आउट हो गया था कि उसको रिजेक्ट कर दें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उनका नाम नहीं, उसको दरगुजर कर दें, उसको दरगुजर कर दें और बैठ के एक किस्म की पूरी सूरत-हाल के बाद तबादला ख्याल करते। न कहिए कि मौलाना साहब जिनसे कहा गया कि भाई आप जरा उनसे बात करो, उनसे नेगोशिएट करो और इस बात को कुछ बेहतर करो, बजाय उसके वो उनके उसमें आके और खुद कैंडिडेट बन गए और वो खुद फिर छोड़ने के लिए भी तैयार थे, लेकिन PMLN ने कहा। वैसे अगर आप देखो भी तो आप किसी से भी अगर पूछोगे तो अमंग द कैंडिडेट एतजाज साहब वाज द कैंडिडेट हु वाज डिजर्विंग। अगर आप देखोगे तो तालपुर साहब, अगर आपकी बात मैं सही तरह समझी हूँ, अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेगा, आपकी आवाज बहुत ही हल्की आ रही है, कि शायद एतजाज एहसन के फेवर में मौलाना फजल रहमान को बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि आखिर तक कल रात तक आप लोगों की निगोशिएशंस चल रही थी। बिल्कुल चल रही थी, लेकिन यह है कि मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने उनकी बात नहीं मानी, इसके लिए वो बात न बन सकी। लेकिन मैं कहने का मेरा मकसद ये था कि ओवरऑल अगर आप देखोगे मौलाना साहब को जो लेकर आई थी अपोजिशन एज कैंडिडेट, तो वो तो अगर बात भी करता दुनिया में किसी के साथ तो वो थ्रू इंटरप्रेटर करता। यहाँ एतजाज अगर कहाँ से किसी से गुफ्तगू करता तो वो उसका बैकग्राउंड देखो, उसकी सियासत देखो, किसके साथ उसने काम किया। ठीक, जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मुझे यूसुफ तालपुर साहब से बड़े अदब से कहना है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़ा एहतराम करता हूं इनका, मगर ये तालपुर साहब ये सिलसिला जो है आज शुरू नहीं हुआ। ये आप देखें सेनेट का जब इलेक्शन था तो जिसका हमने नाम लिया था रज़ा रबानी साहब का, तो क्या
पार्लियामेंट में, सेनेट में जो उनका रोल था, जो उनका इस निज़ाम के लिए रोल था, जो जद्दोजहद थी, उससे बेहतर नाम तो पीपल्स पार्टी में और कोई नहीं था, मगर उस पर भी जरदारी साहब ने इत्फाक ना किया। उसके बाद आगे आ जाएं। अब आप जब देखें कि जब मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक फार्मूला बनाया कि स्पीकर का कैंडिडेट देंगे पीपल्स पार्टी, डिप्टी कमीशन स्पीकर का देंगे एमएमए वाले, और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट देंगे मुस्लिम लीग वाले, और नाम लेकर कहा गया कि शहबाज शरीफ आपकी तरफ से कैंडिडेट होंगे। पीपल्स पार्टी के वफद के इसरार पर मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट बनाया शहबाज शरीफ साहब को। अब आप देख रहे हैं उस वक्त क्या हुआ, हमने अपना जो जिम्मेदारी थी हमने पूरी निभाई। अब आ जाएं जो आप कह रहे हैं एतजाज़ हसन साहब के हवाले से। एक ठीक है, अगर एतजाज़ हसन को भी देना था तो मुत्तहिदा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर दिया जाता, नाम पुट करने से या फाइनल करने से मुश्तरका एक जो कमेटी बनी हुई थी उससे अप्रूवल लेना ज़रूरी था। लेकिन इसके बावजूद भी चलें, आपने गलत कर लिया। उसके बाद आप देखें कि जो इजलास हुआ मरी में, तो वहाँ ये तय पाया कि पीपल्स पार्टी वालों ने ये कहा कि भाई ठीक है हम 2 नाम और दे देते हैं, मगर पीपल्स पार्टी से ही देते हैं। हमने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ही कैंडिडेट दे, मगर 2 नाम और दे दे, बजाय इसके कि 2 नाम और देने के 2 दिन इंतजार के बाद आपने एक पॉइंट है फारूक साहब, मैंने आपकी जानिब भी आना है, मगर आप अटक क्यों गए थे तालपुर साहब एतजाज एहसन साहब के ऊपर आखिरी वक्त तक? इसलिए चूंकि ये सवाल आपसे सब लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि ऑपोजिशन अगर मुत्तहद नहीं होगी तो आगे आप दोनों लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आपका भी इतराज है, आपका भी इतराज है, और ये लोकल गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है, जिस तरह तौर तरीका है, उसको चेंज करने जा रहे हैं, तो मुत्तहद ऑपोजिशन कहाँ होगी? तालपुर साहब माफी चाहता हूँ 1 सेकंड के लिए, बल्कि ये भी जवाब ले लें। कल रात मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और ये बात कही कि अगर आप जरदारी साहब से फ़ोन पर बात कर लें तो वो अपना कैंडिडेट विदड्रॉ कर लेंगे। रात ये बात हुई और शहबाज शरीफ साहब ने एयाज सादक से कहा कि आप रीचेक कर लें, अगर ऐसा हो तो मैं फ़ोन करने के लिए तैयार हूँ, ये कोई कीमत नहीं है अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए। तालपुर साहब को भी इन मामलात के बारे में ज्यादा पता है। जी तालपुर साहब। पहली बात तो ये कि जहाँ तक ये आखिरी बात की है अपना मेरे दोस्त ने, तो उसका मुझे इल्म नहीं है कि ये, क्योंकि हमारी मीटिंग थी और हम तो ये सोच रहे थे कि कोई शायद तय हुई है बात, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कराची के बाद दोबारा यहाँ बुलाई गई है, लेकिन फिर देखा कि वी स्टैंड टू स्क्वायर वन ओनली। लेकिन अब शुरू में जो बात की थी भाई ने रजा रब्बानी के हवाले से, बिल्कुल दुरुस्त है। रजा रब्बानी के हवाले से मैं खुद बजाते खुद भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू का था कि वो एक यूनानिमस कैंडिडेट होके आ रहा है, लेकिन चूंकि भाई लोगों ने इतना पीएमएलएन ने उसको आगे ले गए कि पार्टी ने फैसला किया कि नहीं, अब इसको नहीं करते, किसी और को लाते हैं बलूचिस्तान से, और उसके बाद कोई कंसेंसस बनाते हैं, और उसके बाद कोई कंसेंसस। तालपुर साहब मुझे ये बताइए कि रजा रब्बानी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इतराज क्या है? नहीं, ऐतराज तो कोई नहीं था पीपल्स पार्टी को, सवाल इसके कि उनका नाम बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी दे दी, पीएमएलएन ने दे दी, और उनको नहीं देना चाहिए था। जरा सब्र कर लेते 2 दिन तो वो बिल्कुल हो जाते और ये हो जाते। चलो वो बातें हो गई। अब हमें हमेशा जो कुछ हो गया है वो तो हो गया, अब इन द लार्जर इंटरेस्ट हमें आगे देखना चाहिए। अच्छा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द अपोजिशन। तालपुर साहब हमारे साथ ही रहिए। आपने कहा कि लार्जर इंटरेस्ट में हमें आगे देखना चाहिए। आगे बहुत सारे चैलेंजेस ऑपोजिशन के सामने आएंगे। हुकूमत इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का जो एक फॉर्मूला है या लोकल गवर्नमेंट की द वे ये फॉर्मुलेटेड होता है उसको तब्दील करने का एक प्लान रखती है, और ये भी कुछ सोर्सेज हमें बताते हैं कि एनएफसी अवार्ड के अंदर जो हुकूमत है वो कमी लाना चाह रही है कि इस बार जब एनएफसी अवार्ड मिले तो वो कम मिले। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शोर मचाया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम तो कोर्ट जाएंगे। इसके ऊपर बात करेंगे, फरूख हबीब से भी पूछेंगे कि सिंध के अंदर क्या हुआ, वक्फे के बाद।
जो हुकूमत है वो मुत्तहद नज़र आई, ऑपोजिशन डिवाइडेड नज़र आई। आगे बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। लोकल गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर जो है तब्दीली लाने की बात कर रही है हुकूमत, और NFC अवार्ड को काटने की बात कर रही है। मगर सबसे पहले फ़ारूक हबीब साहब ये बताइए कि सिंध के अंदर आप लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरिफ अलवी साहब ले लेंगे जी, एक वोट उन्होंने कम लिया है, उन्होंने 22 वोट्स लिए हैं। आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 23 वोट लेंगे, तो आपके भी टूटे हैं, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब में नहीं टूटे। देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें MKM और GDA भी शामिल है, और उन तमाम वोट्स की कैलकुलेशन करके 62 वोट्स ये बनते हैं, जिसमें से 56 वोट्स आरिफ अलवी साहब को जो है वहाँ पर मिले हैं, 6 वोट कम हैं। तो यकीनन जो है वो वोट किसी न किसी पार्टी को किसी तरफ गए हैं, जिसकी वजह से मजमूई तौर के ऊपर जो है वो एक वोट उन्हें कम मिला है वहाँ पर। और इसका हमने बरमला हमारे जो सिंध के अंदर नुमाइंदगान हैं उन्होंने इसका इजहार भी किया है। आइडिया तो आपको हो गया होगा अगर आपको ये पता चल गया कि पंजाब में इनके 16 जो हैं वो जाया हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ एक वोट जो है वो डॉक्टर अलवी साहब का जो है वो रिजेक्ट हुआ है फॉर्मूले के मुताबिक। क्रॉस की जगह एक टिक लगा हुआ है वहाँ पर। अच्छा। और यकीनन जो है उसके ऊपर हम अपने तौर के ऊपर इंटरनली इसके ऊपर देखेंगे, और जो लोगों जिनकी तरफ से ये हुआ है तो इंशाल्लाह उसको सामने भी लेकर आएंगे। अच्छा, ये बताइए अब हुकूमत के प्लान्स क्या हैं? क्या आप लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके अंदर आप तरमीम लाने जा रहे हैं? आप चूंकि एक हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा है कि जी आप मुझे कोई और फॉर्मूला दें, खान साहब ने। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नेंस का एक मॉडल है, जो बुनियादी सतह के ऊपर जो लोगों के मसाइल हैं, जो गली मोहल्लों की सतह के ऊपर हैं, वो लोकल बॉडी सिस्टम उसका एक बेहतरीन निज़ाम है। और ये एक आइनी रिक्वायरमेंट भी है हमारी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़िली सतह के ऊपर, तहसील की सतह के ऊपर मुकामी हुकूमतों का क़याम और एक बेहतरीन और मजबूत सिस्टम लेकर आना है, जहाँ पर लोगों को ताकत फराहम करें और पैसा उनके जरिए खर्च। अभी भी तो यही है ना। देखें, सिस्टम मौजूद है, हाँ। लेकिन उस सिस्टम के अंदर जान नहीं है। कि मिसाल के तौर पर उसको नाफिज कब किया? इन्होंने तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया लोकल गवर्नमेंट को। गुजारिश सुन लें जी कि जो पंजाब में सिस्टम राइज है, जो ये इवन सिंध के अंदर सिस्टम राइज है, वहाँ पर इख्तियारात नहीं है। इवन देखें, एक चेयरमैन पैसे ही नहीं मिले, कहीं भी नहीं मिले। देखें, एक चेयरमैन इलेक्ट होता है, एक वाइस चेयरमैन इलेक्ट होता है, काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं। ना काउंसलर्स के पास कोई इख्तियारात है, उनका रोल है, ना वाइस चेयरमैन का रोल है। चेयरमैन को एक रोल दिया गया है, वो भी वहाँ पे MNA MPA के मरहूने तो आप तरमीम क्या लाएंगे? यहाँ पर तरमीम हम ये लेकर आ रहे हैं कि जो फंड्स हैं वो MNAs MPAs के ज़रिए ना लगे, बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए डेवलपमेंट के जितने काम हैं जो शहरों की सतह पर हैं, चाहे सड़कें बनने हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए बननी है, वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए। इधर ही रुक जाइए, ये तो पहले ही लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर है, तो फिर ये क्या नया ला रहे हैं? मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा में ये तो निज़ाम खुद इन्होंने बनाया, उनको कितने इख्तियारात दिए? आपने भी नहीं दिए? मेरी अर्ज़ तो सुन लेना। पंजाब में भी नहीं दिए? मैं यही जुर्रत कर रहा हूँ आपके सामने बोलने की। मैं ये कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती निज़ाम ये नया लाना चाहते हैं, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? उस पर वहाँ के लोग क्यों रो रहे हैं कि हमें कोई इख्तियार नहीं है, हमारे पास कोई फंड नहीं है? ये इनके अपने बनाए हुए लोग रो रहे हैं। आज अगर आप पंजाब में या सिंध में नज़र रखे बैठे हैं तो मैं इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि भाई बताएं उनका कसूर क्या है। आप अपने लोगों को फिर लाकर उनको नवाजना चाहते हैं ना, कि अगर आप उनको इख्तियारात देना चाहते हैं तो इसमें रुकावट कौन है? आप उनको फंड देना चाहते हैं तो इसमें रुकावट कौन अच्छा, है? ये सारा सिस्टम तो मौजूद है। अच्छा, यूसुफ तालपुर की जो हुकूमत इस वक्त पार्टी है, उनको भी इसके ऊपर बहुत खदशात हैं। यूसुफ तालपुर साहब, आप क्यों समझते हैं कि एक लोकल गवर्नमेंट का एक्ट आता है, उसको ये जो पिछले 5 साल गुजरे हैं उसके अंदर उसको कोई पैसे नहीं मिलते, मगर अब वो कह रहे हैं करेंगे, इसकी क्या वजह है? अगर ये बेहतर कोई तब्दीली लाएंगे तो मैं यकीन से आपको कहता हूं कि हम उसको फिर कबूल कर लेंगे। लेकिन आपको ये जरूर मैं गुजारिश करूंगा कि ये लोकल गवर्नमेंट, ये फेडरेशन है पाकिस्तान में 1 यूनिट नहीं है कि मरकज के हिसाब से यहाँ पर नीचे चीजें हैं। ये अलबत्ता PTI का प्रोग्राम हो सकता है कि हम कोई इसको फेडरेशन को खत्म करके और मरकजियत कायम करें, जो कि ये नहीं कर पाएंगे मौजूद के साथ, क्योंकि लोकल बॉडीज जो हैं वो सब्जेक्ट है फेडरेटिंग यूनिट का।
वो उनको करना चाहिए। ये हमें सजेस्ट कर सकते हैं, तमाम सूबों को सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुनासिब समझेंगे तो हम उनको पिकअप करेंगे, मुनासिब समझेंगे तो हम अपने वो करेंगे। और आपकी इतला के लिए, जहां तक मुझे पता है, इनके पास, लोकल गवर्नमेंट के पास फंड्स भी हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात भी हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके अपने इख्तियारात हैं। कौन सी लोकल गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं और पिछले 5 साल में किस लोकल गवर्नमेंट के पास फंड्स थे? हर लोकल गवर्नमेंट ने ये कंप्लेन की कि फंड्स थे ही नहीं। मैं तो कम से कम अपने उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कुछ कह सकता हूं कि अगर उनको, हाँ, डिस्ट्रिक्ट लोकल गवर्नमेंट में फंड्स नहीं होती तो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट्स की हैं छोटे ही लेवल पे, हाँ, अलबत्ता ये सर कराची में एमक्यूएम का रोना ही ये था कि उनके पास फंड्स नहीं थे, और उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरमीम लाके जो है वो सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए सूबे के पास, और उनको जो है बहुत कम कचरा उठाने का इख्तियार ही था। वो कहते तो बकौल उनके यही है। वो तो कहने के लिए एमक्यूएम कुछ भी कह सकती है, लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं है। हकीकत में आप कभी आए कराची में आके प्रोग्राम करें, आपको हम बताते हैं। आप हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी बैठ जाएं और उनके साथ बैठ के प्रोग्राम करें, एमक्यूएम वालों को बिठा दें, आमने सामने कर दें। इनके पास भी वही इख्तियारात हैं जो इंटीरियर सिंध में है। ये एक प्रोविंस है और इस प्रोविंस में एक ही किस्म के आपने कुछ अहम नुकात जो है वो उठाए। फारूक साहब देखें, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये लोकल गवर्नमेंट का अब ये इख्तियार जो है वो सूबों के पास आ गया है, ये फेडरल मसला नहीं रहा। फिर वो कहते हैं कि जी इख्तियारात भी थे और फंड्स भी कई जगहों पे थे, फिर आप तरमीम क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि यकीनन ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये हमारी हुकूमत का, जहाँ पर जिन सूबों में हमारी हुकूमत है, जिसमें पंजाब है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये हमारे विजन का, हमारे मंशूर का हिस्सा है कि हमने मुकामी हुकूमतों को मजबूत करना है और उनकी मजबूती के लिए कानून साजी करनी है। और मिसाल मुझे एक चीज एक्सप्लेन करें कि केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर अलग निजाम होगा, बल्दियाती यूनिफॉर्म निजाम अलग होगा, और बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर अलग होगा। गुजारिश सुन लें, ये तमाम जितनी सूबाई हुकूमतें हैं, पहले उन्होंने अपनी अपनी कानून साजी की, उसके मुताबिक ये सिस्टम लेकर आए। चूँकि हमारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंटेरियंस और सूबाई मेंबरान असम्बली वो चाहते हैं कि उनकी हलकों के अंदर उनका वहाँ पर तसल्लुत, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कि वो कायम रहे और फंड्स जो हैं उनके ज़रिए खर्च हों, ताकि जो है वो लोग भी काम के लिए उनके पास हैं। जबकि हम चाहते हैं कि स्पीडी काम हो, लेजिस्लेशन काम करना, मेंबर सूबाई असेंबली का काम लेजिस्लेशन है, नेशनल गवर्नमेंट का। देखिए, पैसे दे दें, मसला खत्म। सुन लें, जो कानून है वो कानून के अंदर, कानून उनको इख्तियारात नहीं देता, उस कानून के अंदर तरमीम करने की जरूरत है। देखें ना, जो सूबाई, मिसाल के तौर पर जो पंजाब के अंदर जो कानून है इस वक्त, वहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि एक वाइस चेयरमैन है वो भी वोट लेकर आता है, एक काउंसलर है वो भी वोट लेकर आता है, लेकिन ना काउंसलर के पास कोई रोल है, उसका इख्तियार है, ना वाइस चेयरमैन का कोई इख्तियार है। चेयरमैन को भी काट देंगे, काउंसलर को भी काट देंगे, सिर्फ मेयर होगा। नहीं, मेयर नहीं होगा। मेयर का हमारी ये एक तजवीज़ है कि डायरेक्ट इलेक्शन होगा, कि वोटर्स मेयर को वोट डालेंगे। इसी तरह हर यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर, हर यूनियन काउंसिल्स की सतह के ऊपर भी जो है वो इंतखाबात होंगे। इसके ऊपर तजावीज़ आ रही हैं और वो तजावीज़ जो है वो बहस के लिए मुतल्लिका असम्बलियों में पेश भी की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में हमने 40 अरब रुपया मुकामी हुकूमतों को फंड्स दिए और बेहतरीन निज़ाम है वहाँ पर, और इख्तियारात भी हैं। अच्छा मियां साहब, मुझे ये नहीं समझ आती। जी तारपुर साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। जी छोटे भाई हैं, मगर जी तारपुर साहब, जी तारपुर साहब, मेरी यही गुजारिश है, जो आपने भी बात की नहीं, आप ये सारा कुछ पंजाब के हवाले करें, सारा कुछ प्रोविंसेस के हवाले करें, लेट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड। मगर वो कह रहे हैं कि जी हम प्रोविंसेस में, 2 प्रोविंसेस में तो हैं, तो हम अपनी डिसीजन कर लेंगे, इसमें किसी को क्या फर्क पड़ता है। So that's fair enough. अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। ये करें, पहले देखें, मैं अच्छी होंगी तो हम भी ले लेंगे। गुजारिश ये है कि कोई कानून ऐसा बताएं कि जो रुकावट हो, कि आप फंड देना चाहते हैं, आप इख्तियार देना चाहते हैं लोकल बॉडी सिस्टम को, तो वो रुकावट हमने अपना जब कानून साजी की उसमें डाली हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना पैसा ज़ाया करना, 1 साल 1.5 साल हुआ है इलेक्शन हुए, 3 साढ़े 3 साल उनका अभी टर्म रहती है, तो आप सिर्फ
अपने लोगों को नवाजने के लिए आप ये चाहते हैं कि वो सिस्टम खत्म कर दिया जाए। हाँ, एक चीज और है, लोगों ने उनको वोट दिए। अच्छा, दो सूबों में उनकी गवर्नमेंट है, अगर वो खत्म करना चाहें तो ठीक है, जमहूरी तरीका है, वो खत्म कर सकते हैं। मेरी अर्ज तो सुने ना, क्या जो लोकल बॉडी सिस्टम आया है, जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो इलेक्ट हुए हैं लोग, उनको लोगों ने वोट नहीं दिया? बिल्कुल वो भी वोट लेकर आए हैं, मगर आपने फंड्स नहीं दिए। अच्छा, मसला ये है। नहीं, एक सेकंड, मैं ये कहता हूं कि मेरे पे ना जाएं, आप पंजाब के जितने ज़िला कौंसिल के मेंबर, मेयर हैं, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे आप पूछें तो सही कि कितने उनको इख्तियारात भी दिए गए, फंड्स भी दिए गए। उनसे हम पूछते रहे और वो हर बार रोते रहे कि हमारे पास फंड्स नहीं है। कईयों ने तो कहा कि हमारे पास दफातर नहीं है। और कानून ऐसा बनाया गया जिसमें अगर कोई 43,000 के करीब ये लोकल बॉडी के मेंबर बनते हैं। अच्छा, जो मेरा अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त पहले तो ये इलेक्शंस करवाना नहीं चाहते थे, इलेक्शंस हुए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, ठीक है। पहले इन्होंने पिछले 2008 से 13 तक इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए थे। उसके बाद जब फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आईनी रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करें, फिर एक कानून बनाया गया, उस कानून को 3 बार तब्दील किया गया। अभी वजीर आला के पास इख्तियार है, देखें वजीर आला के पास इख्तियार है कि वो किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को बाहर कर सकते हैं। अच्छा तालपुर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना है। 52B का इख्तियार वजीर आला के पास है। आपकी जो पार्टी है उसको काफी एक तरीके से परेशान है कि जो NFC अवार्ड है उसको कट किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा, तो ये आप किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या ऑपोजिशन मुत्तहद नजर आएगी? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का ये ख्याल सिर्फ इसलिए है कि ये बड़ी मुश्किल से NFC अवार्ड का फैसला हुआ था कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, और जब ये फैसला हुआ था तो उसके बाद 1 साल अमल हुआ, और उसके बाद उसके अमल में भी फर्क आ गया, क्योंकि अगर इस पे अभी हटेंगे तो मेरे ख्याल में फिर NFC अवार्ड पे दोबारा सबकी यूनानिमिटी होना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक को अपना हिस्सा मिले। ठीक, सिंध कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुझे किसी और का हिस्सा चाहिए, हमें एक ठीक रुपया भी मियां साहब आपकी पार्टी का हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें। देखिए, मैं समझ बात सही कह रहे हैं यूसुफ तालपुर साहब कि एक कंसेंसस होना चारों सूबों के नुमाइंदों का मुश्किल बात है, और जो तयशुदा मैटर हैं उनको दोबारा रीओपन नहीं किया जाना चाहिए। मगर जो मैं फिर वही बात करूंगा कि जो हदायत मिलेंगी करना तो इन्होंने वही है। चले इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ऐसी तजवीज़ ना कोई ज़ेर गौर है, ना हुकूमत जो है वो करने का कोई इरादा रखती है, और यकीनन जिन चीज़ों के ऊपर कंसेंसस मौजूद है उन चीज़ों को बार बार जो है वो तब्दील नहीं किया जा सकता, बल्कि हम तो सूबों की मजबूती के ऊपर यकीन रखते हैं। सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा, यहाँ पर किसी की हदायत की किसी की जो है वो ज़रूरत नहीं है। जो लोग हदायत लेते रहे हैं उनका पता है आपको कि उनकी क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।